नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो +2 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका चैप्टर नंबर 5 समकालीन दक्षिण एशिया, उसका ये लेक्चर नंबर 5 है। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष है वो 1948 से शुरुआती दौर से लेकर इसके बीच में जो तलख टिप्पणी है वो देखी जा सकती है। और 1999 के आसपास जब कारगिल का युद्ध हुआ था उसके अंदर जो चरम उसका स्वरूप है वो देखा जा सकता है। और वर्तमान परिवेश में भी अगर देखा जाता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद अभी तक देश के अधिकतर हिस्सों के अंदर जो हमारी सीमा रेखा है उसके अंदर दोनों देशों के बीच में जो तर्क टिप्पणी है वो देखी जा सकती है। और कई बार दोनों देशों के द्वारा जो जवाबी कार्रवाई है या उकसाने की कार्रवाई के द्वारा दोनों के बीच में जो संघर्ष है वो देखा जा सकता है। और ख़ास करके पाकिस्तान के द्वारा जो भारत के जम्मू एंड कश्मीर के हिस्से के अंदर जो जितने भी आतंकवादी घटना का जो प्रवेश क्रम है वो मुख्य रूप से इनके बीच में देखा जा सकता है। और ख़ास करके जब दोनों के बीच में जब 1990 के दशक के बाद की जब परमाणु हथियारों को दोनों ने डेवलपमेंट करने के बाद विकास होने के बाद इनके बारे में अच्छे तरीके से जो इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो देखी जा सकती है, जिसके मुख्य रूप से दोनों देश न्यूक्लियर पावर हासिल करने के बाद अग्रेसिव स्वरूप है वो अपनाया जा सकता है। लेकिन अब आ जाता है हमारा आज के वीडियो के अंदर भारत और उसके अन्य पड़ोसी देशों के देश के साथ किस तरीके से जो रिलेशन है, संबंध है वो कायम रखे जा सकते हैं। तो भारत का स्वरूप की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से भारत का जो नेचर है वो शांति प्रिय देश के रूप में माना जा सकता है, जिसके अंतर्गत भारत ने किसी भी पड़ोसी देश के ऊपर जो हम जवाबी या हमले की कार्रवाई है वो कभी भी नहीं की, यानी कि जवाबी हमले की कार्रवाई के रूप में उसने दूसरे देश के साथ जो आक्रमण है वो किया है। तो भारत के जितने भी जो सराउंडिंग एरिया के अंतर्गत जो उसके पड़ोसी देश हैं, ख़ास करके अगर हम नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, चीन, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, अन्य जितने भी इन देशों के माध्यम के द्वारा अगर देखा जाता है तो कभी भी भारत की जो नीति है वो अलगाववाद की नीति है वो नहीं रही है। खास करके बांग्लादेश के पक्ष में जब देखा जाता है कि भारत का बांग्लादेश के रूप में जब स्वीकार करने की बात आई तो सबसे पहले भारत ने बांग्लादेश को एक कंट्री के रूप में जो स्वीकार है वो किया है बनने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से भारत का पड़ोसी देशों के दोनों देशों के बीच में जब रिलेशन की बात समझी और देखी जाती है तो काफ़ी महत्वपूर्ण इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो देखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं भारत का अन्य पड़ोसी देशों के साथ किस तरीके से जो बांग्लादेश, नेपाल, अन्य जो जितने भी माओवादी और कम्युनिस्ट जो नेता हैं उनके बीच में किस तरीके से सामंजस्य बनाने की जो रणनीति है भारत ने पड़ोसी देशों के साथ की है। बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। अगर भारत के बांग्लादेश के साथ अगर मुख्य रूप से देखा जाता है तो भारत और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदियाँ उनका जल का बंटवारा भारत और बांग्लादेश में विभाजित है वो किया गया है। भारतीय सरकारों के बांग्लादेश से नाखुश होने के कारण में भारत में अवैध आप्रवासन का पर ढाका के खंडन, भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, भारतीय सेना में प्रवर्तन, भारत में जाने के लिए अपने इलाकों से रास्ता देने से बांग्लादेश के इनकार, ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले तथा म्यांमार का बांग्लादेशी इलाके से भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने जैसे मसले वो शामिल है वो देखे जा सकते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर नाखुश की अगर बात की जाती है तो इसमें काफ़ी सारे अवैध ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसके अंतर्गत दोनों के बीच में जो तलख टिप्पणी है वो देखी जा सकती है। जिस तरीके से बांग्लादेश से अवैध रूप से जो अप्रवासी बांग्लादेशी उनका भारत के अंदर जो आने की जो प्रवासी आने की जो कोशिश है वो भारत विरोधी जितने भी इस्लामी
जो कट्टरपंथी जमातों को समर्थन है वो बांग्लादेश के द्वारा भारत की सेना को पूर्वोत्तर में भेजे जाने के लिए अपने इलाकों से रास्ता देने के लिए बांग्लादेश का इनकार, ढाका को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले और म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने जो मुख्य फैसले है, पाइपलाइन निकालने का जो मुख्य मसले हैं, उनके माध्यम के द्वारा ये इन मसलों के जो विस्तारित रूप से इनका जो अग्रेसिव है वो देखा जा सकता है। बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके में दादागिरी तरह बर्ताव करती है। तो बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि जिस तरीके से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में जल बंटवारे का सवाल है, तो भारत का जो रवैया है वो एक तानाशाही सरकार के रूप में बांग्लादेश के साथ बर्ताव है वो किया जाता है। इसके अलावा भारत की सरकार या चट्टग्राम पर्वतीय क्षेत्रों में विद्रोह को हवा देने, बांग्लादेश को प्राकृतिक गैस में सेधमारी करने और व्यापार में बेईमानी बरतने के आरोप है वो लगते हैं। जिस तरीके से भारत के सरकार के ऊपर चट्टग्राम के जितने भी पर्वतीय क्षेत्र है बांग्लादेश के, उनके ऊपर हवा देने जो उनके क्षेत्रीय मुद्दे हैं, और बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेधमारी करने और व्यापार में बेईमानी करने के लिए बांग्लादेश के द्वारा भारत के ऊपर आरोप है वो लगाए जाते हैं। विभेदों के बावजूद भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर सहयोग भी करते हैं, लेकिन ये जितने भी विवादास्पद जो मुद्दे देखे जा सकते हैं, उनके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी जो सहयोगपूर्ण जो रवैया वो देखा जा सकता है। पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए हैं। अगर पिछले 20 वर्षों की अगर बात की जाती है, जितने भी भारत और बांग्लादेश के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है वो काफ़ी मजबूत है वो हुई है। बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 के एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा भी रहा है। भारत के जिस तरीके से 2014 में लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा वो बांग्लादेश को भी दिया गया था। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात है वो की गई थी, जिसके माध्यम के द्वारा भारत का दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ रिलेशन बनाने की जो बात है वो की गई थी। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग भी किया है, यानी कि जितने भी आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के सुरक्षित बनाए रखने की बात की जाती है, उसके अंतर्गत भी भारत और बांग्लादेश ने काफ़ी दोनों देशों ने महत्वपूर्ण कार्य मिलकर है वो किया है। 2015 में दोनों देशों ने कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान भी किया है। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझी खतरे की पहचान कर एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता बरतकर सहयोग के दायरों को बढ़ाया हो जाए, यानी कि जितने भी संवेदनशील और ज़रूरत के इनके जो मुद्दे हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में भारत और बांग्लादेश ने साझे तौर पर इकट्ठा करने की कोशिश और साझा मिलकर इसको दूर करने की कोशिश है वो देखी जा सकती है। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है और दोनों देशों के बीच एक संधि भी हुई है, और इसी तरीके से भारत और बांग्लादेश के अलावा नेपाल की भी बात की जाती है तो काफ़ी अधिक मात्रा में दोनों के बीच रिलेशन है वो अच्छे रहे हैं। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। दोनों देशों के लिए ये मुख्य जो प्रभावपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों के द्वारा जो बिना पासपोर्ट अपने देश में आ जा सकते हैं और काम है वो कर सकते हैं। खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं। नेपाल के चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी प्रसन्नता जाहिर है वो किया। व्यापार के जितने भी पिछले मनमुटावों को अगर दूर कर दिया जाए तो उनको छोड़कर भारत और नेपाल के बीच में रिश्तों की अगर मुख्य तलक देखी जा सकती है तो वो चीन के साथ नेपाल की दोस्ती को लेकर जा सकते हैं, जिसके बारे में काफ़ी अधिक नेपाल सरकार को और अभी पिछले दिनों भी इनके चुनावी क्षेत्र को लेकर नेपाल सरकार को भारत ने चेताया था। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम है वो नहीं उठाती है। भारत का सरकार का मुख्य ये मानना है कि नेपाल सरकार द्वारा भारत विरोधी जितने भी तत्व हैं उनके संबंध में नेपाल सरकार द्वारा कोई भी जो जवाबी कार्रवाई है वो नहीं की जाती। इससे भी भारत नाखुश है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूहों का उभार हुआ रहा है। अब जिस तरीके से भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था या सामूहिक ढांचागत दृष्टिकोण को देखा जाता है तो जितने भी माओवादी और नक्सलवादी आंदोलन उनको नेपाली सरकार के द्वारा विभिन्न प्रांतों में नेपाल के द्वारा उनको अग्रेसन की राजनीति या शय की राजनीति नेपाल द्वारा की जाती है। इसके कार्रवाई के लिए भारत ने कई बार नेपाल सरकार को इनके
खिलाफ चेताया है। नेपाल में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है और उसके नदी तथा पनबिजली पर आंख गड़ाई हुई बैठी है। काफ़ी सारे नेपाल और उसके विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत है जो नेपाल की इंटरनल मैटर के ऊपर दखलंदाजी दे रही है और जितने भी उसके जल और पनबिजली से संबंधित जो इनके समझौते हैं उनके ऊपर अपनी जो नज़र है वो गड़ाई हुई है, यहाँ की दखलंदाजी है वो दे रही है। चारों तरफ से ज़मीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसके अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है, यानी कि जिस तरीके से नेपाल की सरकार को देखा जाता है वो अपने भू क्षेत्र से लेकर उसको समुद्र से नेपाल को भारत है वो रोकना चाहता है। बहरहाल भारत नेपाल के संबंध में ये एक मजबूत और शांतिपूर्ण एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन तथा जल संसाधन ग्रिड के मसलों पर एक साथ है। जितने भी कुछ विभेद राजनीति को छोड़ दिया जाए तो भारत और नेपाल के बीच में मुख्य रूप से जो व्यापारिक, वैज्ञानिक सहयोग, प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन के जितने भी उपाय किए जाते हैं उनके बीच में दोनों देशों के बीच में एक रूप या एक समानता है वो देखी जा सकती है। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती होने की जो आस है वो बनती है। जिस तरीके से भारत में लोकतंत्र की 2005 के अंदर स्थापना वो कर दी गई थी, उसके माध्यम के द्वारा नेपाल और भारत के बीच में जो रिलेशन है वो मजबूती से देखे जा सकते हैं। श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंधों में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। जिस तरीके से भारत और श्रीलंका के बीच में अगर ये बात देखी जाती है तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो जातीय संघर्ष के रूप में दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है वो तलक देखे जा सकते हैं। जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से नाखुश हो और उसे मारा जा रहा हो तो ऐसे भारतीय सेनाओं को जनता का तटस्थ बने रहना असंभव है वो लगता है। यानी कि भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को कई बार तमिलों के साथ ज्यादती करने या उनके बेवजह मारे जाने की वजह से भी, क्योंकि श्रीलंका के ऊपर या तो सीली समुदाय के लोग ज़्यादा हैं या फिर तमिल वो लोग हैं जो भारत से श्रीलंका के अंदर गए हैं, तो उनको तटस्थ रहने की नीति की वजह से ही या उनको रखे जाने की वजह से भारत का कई बार श्रीलंका सरकार को जो अपना जो रवैया वो स्पष्ट है वो करवाया है। 1997 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद से भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अवलंबन है वो कर रही है। जिस तरीके से 1987 में राजीव गांधी सरकार के अंतर्गत शांति सेना माओवादी को संतुष्ट करवाने या उनमें शांति व्यवस्था लाने के लिए शांति सेना श्रीलंका के अंदर भारतीय सरकार द्वारा भेजी गई थी, उसकी नीति का अमल है वो करे। उसके बाद 1989 के अंदर जो शांति सेना वापस है वो बुला ली गई थी। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर है वो किए हैं। जिस तरीके से भारत सरकार के बीच में जो एग्रीमेंट की बात आती है, दोनों देशों के बीच में जो मुक्त व्यापार के रूप में जो समझौते हैं उनका समर्थन दोनों देशों द्वारा किया वो जाता है। इससे दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए हैं। श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही के बाद के पुनर्निर्माण कार्यों में भारतीय मदद से भी दोनों देश एक दूसरे के करीब है वो आई हैं। जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर सुनामी की जो प्रगाढ़ रीति वो अपनाई गई थी, उसके माध्यम से भी भारत और श्रीलंका के बीच में जब रिलेशन की बात आती है जिसके अंदर भारत ने काफ़ी अधिक मात्रा में पुनर्निर्माण करने के लिए श्रीलंका को काफ़ी आर्थिक सहायता दी थी, उसके माध्यम के बाद या उसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच में रिलेशन है वो काफ़ी मधुर है वो देखे जा सकते हैं। भारत के भूटान के साथ भी बहुत अच्छे से रिश्ते हैं और भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा है वो नहीं है। भारत और भूटान के बीच में जब रिलेशन की बात आती है तो काफ़ी अच्छे रिलेशन दोनों देशों के बीच में देखे जा सकते हैं। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर तरह के उग्रवादियों और गुरिल्लों को भूटानों ने अपने क्षेत्र में खदेड़ भगाया था। जिस तरीके से जो वहाँ की क्षेत्रीय कम्युनिटी के माध्यम से जो उग्रवाद की नीति अपनाई गई थी, उसके माध्यम से भारत ने जो भूटान की काफ़ी जो सहायता थी वो की थी। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली थी। भारत भूटान के अपने बिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ है वो बंटा रहा है। तो जिस तरीके से गुरिल्ला पद्धति के माध्यम से भारत और भूटान ने काफ़ी जब भारत की मदद की थी, उसके माध्यम के द्वारा जो दोनों के रिलेशन है वो काफ़ी प्रगाढ़ हुए थे और उसी के अंतर्गत भारत और भूटान के बीच में जो पनबिजली का प्रचलन है वो काफ़ी इसमें हाथ है वो बटा रहा है। इस हिमालय देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान
भारत से हासिल होता है। मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण तथा गर्मजोशी रहे हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला वो किया था। तो काफ़ी दोनों के बीच में हिमालय देशों के रूप में जो विकास और जो सहयोग है वो देखा जा सकता है। इसी के अंतर्गत जो मालदीव है वो उसी के अंतर्गत भारत और जो मालदीव के बीच में रिलेशन है वो देखे जा सकते हैं। जब 1988 में श्रीलंका से आए कुछ तमिलों सैनिकों ने जो मालदीव पर हमला वो कर दिया था। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी थी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई वो की थी। तो 1998 के अंदर जब श्रीलंका से आए कुछ तमिलों ने जब मालदीव के ऊपर हमला किया था, उस समय जब मालदीव के द्वारा नौसैनिक जो सहायता मांगी गई थी, उसी के अंतर्गत भारत सरकार का काफ़ी अधिक मात्रा में वायुसेना और नौसेना द्वारा जो कार्रवाई है वो की गई थी। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में काफ़ी मदद की है। भारत ने मालदीव के विकास और पर्यटन विकास और मत्स्य उद्योग के लिए काफ़ी मदद है वो देखी जा सकती है। आपको यह ध्यान दिया होगा कि दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसियों के साथ भारत को कई समस्याओं का सामना वो करना पड़ा। जिस तरीके से भारत और पड़ोसियों के देशों के बीच में देखा जाता है तो काफ़ी अधिक मात्रा में जो अनेक छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनका भारत ने पड़ोसी देशों के थ्रू जो काफ़ी जो सामना वो किया है, चाहे आतंकवादी की घटनाक्रम रही हो, पानी की समस्या रही हो, पन बिजली की समस्या रही हो, व्यापारिक समस्या रही हो, क्षेत्रीय समस्या रही हो, काफ़ी जो पड़ोसी देशों के साथ इसमें समस्याओं का सामना है वो करना पड़ा है। भारत का आकार बड़ा है और वह शक्तिशाली है। इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजमी है। जिस तरीके से भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य पड़ोसी देशों की तुलना में जो क्षेत्रफल लाजमी है, उसकी वजह से ही भारत का अन्य पड़ोसी देशों का आपसी जो भारत के ऊपर शंका करना वो माना जा सकता है, क्योंकि भारत के ऊपर महत्वपूर्ण रूप से दादागिरी का स्वरूप है वो दिया जाता है। दूसरी तरफ भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं, और इसी तरीके से भारत को भी कई बार ये महसूस होता है कि कई बार कई चीज़ों को भारत वो अनदेखी है वो कर देता है। जिस तरीके से नेपाल या पाकिस्तान या भूटान सरकार के द्वारा जो चीनी सरकार जो चीन की सरकार है उसके मिली भगती करने के बाद बाहर के क्षेत्र के अंतर्गत उसको उकसाने की कोशिश वो की जा रही है। तो कई बार ये भारत इन पड़ोसी देशों या छोटे अक्सर देशों की जो प्रणाली या क्रियाकलाप को जो मुख्य रूप से उनको अनदेखा है वो कर देता है। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। भारत कभी भी ये नहीं चाहता है कि इन देशों के बीच में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो, यानी कि कभी भी भारत इन देशों के ऊपर आक्रमण करके इन छोटे से देशों को किसी भी समय यानी कि कुछ घंटों के या कुछ मिनटों की कार्रवाई के माध्यम से इनको हरा सकता है। लेकिन भारत कभी भी इस शांतिप्रिय देश की जो अनुभूति को कभी भी तोड़ना है वो नहीं चाहता। उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में भारी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी। छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम है वो रखना चाहते हैं। तो जब ये कार्रवाई करने की वजह से जो भी पड़ोसी देश है या राज्य है उनको ये लगे कि भारत अपना प्रभाव जमाए रखने के लिए छोटे जो राज्य या देश है इनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश वो कर रहा है, और छोटे देशों खास करके जो भौगोलिक संरचना के आधार पर जो छोटे हैं उनको ये लगे कि भारत अपनी स्थिति के अंदर जो हमारे अपनी स्थिति के ऊपर दबदबा कायम है वो रखना चाहता है। यानी कि दोनों परिस्थितियों के अंदर भारत की जो कार्रवाई है राजनीतिक संकट को दूर करने की रही है, राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने की रही है। दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के बीच भी जातीय मूल के नेपालियों को भूटान आप्रवासियों तथा रोहिंग्या लोगों के म्यांमार के अप्रवासी मसलों पर भी भेदभाव देखे जा सकते हैं। यह कभी भी नहीं माना जा सकता कि भारत के इन पड़ोसी देशों के साथ ही जो संबंध है वो तलक है। कई बार इन पड़ोसी देशों के बीच में आपसी रिश्ते वो खटास की भूमिका वो देखी जा सकती है, जिसके अंतर्गत जैसे चाहे वो रिश्ते नेपाल और भूटान के बीच में हो, बांग्लादेश म्यांमार के बीच में हो, खास करके नेपाली और भूटान के अंदर अप्रवासी जो देश है जिसमें रोहिंग्या जातियाँ काफ़ी म्यांमार के रूप में अप्रवासी के रूप में जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती रहती है, इसमें बांग्लादेशी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो रोल है वो देखा जा सकता है। तो काफ़ी सारी जो क्षेत्रीय समस्याएं भी इन देशों के बीच में देखी है वो जा सकती है।
बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालय नदियों के जल की हिस्सेदारी को लेकर खटपट रही है। बांग्लादेश और नेपाल के बीच में जो हिमालय का नदी का बंटवारा है, उनको लेकर भी बांग्लादेश और नेपाल के बीच में खटपट है वो देखी जा सकती है। यह बात सही है कि इन इलाके के सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच है। इसका एक कारण दक्षिण एशिया का भूगोल भी है, जब भारत के बीच में स्थिति और बाकी देश भारत के इर्द गिर्द है वो इर्द गिर्द पड़ते हैं। यानी कि जितने भी भौगोलिक संरचना के रूप में जो झगड़े देखे जा सकते हैं, उनका महत्वपूर्ण जो कारण है वो भौगोलिक संरचना को दिया जा सकता है। और क्योंकि भारत जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से इनसे बड़ा है और ये छोटे छोटे देश हैं। और दूसरी इन स्थिति के रूप में अगर देखा जाता है तो भारत इन पड़ोसी देशों के बीच में स्थित है, तो सभी का पार्टिकुलर आपस के अंदर भारत की सीमा लगने की वजह से कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति है वो देखी जा सकती है। तो चाहे दोनों या किन परिस्थितियों की भी बात की जाए, भारत का चाहे जितने भी पड़ोसी देशों के साथ छोटे मोटे जो संबंध है वो खरांश भरे रहे हो या तनावपूर्ण माहौल रहा हो, लेकिन भारत की अगर नीति की बात की जाए तो भारत ने कभी भी रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश है वो नहीं किया। भारत ने हमेशा से ही बातचीत करने के बाद इन रिश्तों के साथ जो नीति और रिलेशन है, अपने विकास के साथ साथ इन देशों का भी विकास है वो करने की कोशिश है वो रही है। जिसका मुख्य उदाहरण 2014 में जब भारत में 16वीं लोकसभा के जब चुनाव होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री शपथ ली थी, तो सभी पड़ोसी देशों को सबसे पहले इनवाइट है उन्होंने आमंत्रित है वो किया था। तो ऐसे करने वाले भारत के जो ये मुख्य पहले जो प्रधानमंत्री थे वो बने थे। तो इसके माध्यम से ये देखा जा सकता है कि भारत की जो नीति शांतिपूर्ण रही है, शांतिपूर्ण सहस्तित्व की रही है, राजनीतिक संकट गहराने की स्थिति कभी भी नहीं रही है। भारत की ने अपने डेवलपमेंट और विकास के साथ साथ पड़ोसी देशों के साथ भी रिश्ते सुधारने की कोशिश है वो देखी जा सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके माध्यम से हमने भारत और उसको पड़ोसी देशों के साथ जो भी रिश्ते हैं वर्तमान से लेकर और भूतकाल के समय काल से उनका एनालाइज है वो देखा जा सकते हैं। और ये था हमारा आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और आपके लाइक की वजह से मुझे ये पता चलता रहेगा कि आपको ये मेरे वीडियो पसंद आ रहा है, आपको मेरा ये जो लेक्चर है उसके माध्यम से आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो आपको पसंद आ रही है। इसके अलावा अगर आप मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक को, तो प्लीज़ मेरा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें स्टडी विद दीपक को, और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ मेरे जो भी वीडियो हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें, और आपकी जानकारी में जितने भी बच्चे हैं दूसरे स्कूलों के आपके साथी हैं उनको प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कराएं ज़्यादा से ज़्यादा और मेरा वीडियो लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।